उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव गंगासर, जहां मिट्टी की सड़कों पर अब भी पगचाप सुनाई देती है और बिजली आज भी भरोसे की चीज नहीं है। आज की रात औरों से अलग थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने घरों में दिया और लालटेन जलाने लगे। और इसी अंधेरी बारिश में गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी के नीचे 4 बच्चे जमा हैं। बच्चे गीले टीन की छत के नीचे सिमटे बैठे हैं। डर और उत्सुकता चेहरे पर है। बरसात अब बूंदों से तेज धार में बदल चुकी है। देखो ना, रोज का यही नाटक है। शाम होते ही लाइट चली जाती है और फिर रामबली चाचा आते हैं और उनकी डरावनी कहानी शुरू। पिछली बार वाली याद है? कुएं वाला पिशाच। उस रात मैं सच में टॉयलेट जाने से डर गया था। तुम सब डरपोक हो। वो सब चाचा के बनाए किस्से हैं। कोई भूत नहीं होता इस दुनिया में। तू मजाक कर, पर याद रख, गांव में हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। तभी दूर से आती टॉर्च की हल्की रोशनी दिखती है। देखो, रामबली चाचा आ रहे हैं। बुजुर्ग लेकिन मजबूत, कंधे पर भीगा हुआ गमछा और हाथ में पुराना टॉर्च। ये थे रामबली चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग डाकिया, जिनके पास हर गांव का किस्सा होता। उन्हें देखकर चारों बच्चे उठ खड़े हुए। नमस्ते चाचा। आज तो हम सोच रहे थे आप नहीं आएंगे। अरे बेटा, बरगद की छाव और तुम लोगों की बातें ना हो तो मेरी शाम अधूरी रह जाती है। आज कुछ नया सुनाइए ना। कुछ ऐसा जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो। पर पक्का होना चाहिए चाचा। ये मत हो कि वो बस कोई सपना हो। चाचा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा गंभीर भाव आ गया। वो धीरे से बैठ गए, दिए की लौ के पास चेहरा किया और बोले, बेटा, जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं। वो एक रात थी जब मैंने मौत को करीब से देखा। और अगर मैं उस रात एक गलत कदम बढ़ा देता तो आज तुमसे ये किस्सा सुनाने के लिए जिंदा ना होता। चारों बच्चे अब पूरी तरह चुप। बारिश की बूंदें अब भी छप्पर पर गिर रही थीं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। चाचा की आवाज धीमी हो जाती है, पर असरदार। तब मैं जवान था, जोश से भरपूर। डाकघर में नई नई नौकरी मिली थी। उन दिनों चिट्ठियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन से शहर जाना पड़ता था। लौटते हुए एक दिन ट्रेन अचानक 4 घंटे लेट हो गई थी। मुझे पता था अगली सुबह गांव में पुराने ठाकुर साहब का 13वीं संस्कार था और मेरी ड्यूटी थी कि उनके बेटे की सरकारी मनी और नोटिस समय पर पहुंचे। इसीलिए चाहे जितनी भी रात हो गई हो, मुझे उसी रात गांव लौटना था। जब ट्रेन से उतरा, स्टेशन सुनसान था। केवल एक पुराना चौकीदार जो खांसते हुए अपनी कुर्सी पर झुका बैठा था। इतनी रात गए कौन चलता है इस रास्ते से, उसने पूछा। डाक का काम है चाचा, रुक नहीं सकता। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, तो ध्यान रखना बेटा, आज की रात कुछ अलग सी लग रही है। उस समय उसकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन अब समझता हूँ। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला, हवा तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे जंगल को झकझोर दिया हो। बिजली बार बार कौंध रही थी। हर बार एक पल को दिन जैसा उजाला होता, फिर अंधेरा और गाढ़ा लगने लगता। स्टेशन से गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रात के उस पहर वो रास्ता किसी श्मशान से कम नहीं लग रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, बारिश में कीचड़ और खेतों से भरा रास्ता था। तभी पीपल के पुराने पेड़ के पास मुझे एक साया दिखा। लाल साड़ी, भीगे बाल, झुका हुआ चेहरा
और हाथ में थैला। बहन जी कहाँ जा रही हैं इस बारिश में, मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर उठाया, खाली आंखें। फिर बोली, आप कुटवा जा रहे हैं ना? मैंने हाँ कहा। मैं भी उसी ओर जा रही हूँ, साथ चलें? मैं उसके साथ चलने लगा। पर ध्यान देने वाली बात थी, उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, ना कदमों की आहट, ना छींटों की आवाज, जैसे वो हवा में तैरती हुई चल रही हो। तभी वो रुक गई। वो देखिए, मेरी छतरी गिर गई है, क्या आप उठा देंगे? मैंने देखा वहां कुछ नहीं था। वहां तो कुछ नहीं है। वो मुस्कुराई, एक अजीब जानवर जैसी मुस्कान। क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं तो हर रात आपके गांव की छाव में रहती हूँ। रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी ठंडक भर गई। बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने देखा वो औरत नहीं थी। उसका चेहरा, शरीर, वो कोई इंसान नहीं थी। वो हवा में तैरती हुई हंस रही थी और उसकी परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी। मैं वहां से भागने लगा। वो औरत अब मेरे पीछे तैरती आ रही थी। मैं भागा उस पुराने बांस वाले रास्ते की तरफ जिसे लोग मनहूस मानते हैं। कहते हैं वहां किसी तांत्रिक की आत्मा भटकती है। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं दौड़ा। वो पीछे से कविता गुनगुना रही थी, कभी दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से। ऐसा लगा जैसे वो मेरे कान के अंदर गा रही हो। मैं फिसल कर गिरा और जैसे ही आंखें खोली, वो परछाई मेरे सामने थी। उसके पैर उल्टे थे, बाल कीचड़ में घिसट रहे थे। मैं यहीं रहती हूँ। जो मेरी छाव में आए वो फिर सूरज नहीं देखता। उसकी आंखों में अधूरी मुक्ति की तलाश थी। लेकिन उसी समय मैंने एक झोपड़ी देखी बांसों के झुरमुट में। मैं वहां भागा। वो चिल्लाई, वो दरवाजा तुझे बचा नहीं सकता। मैं उसकी देह में रहती हूँ। मैं दरवाजा बंद कर अंदर दुबक गया। पूरी रात सिर्फ बारिश की आवाज और कभी कभी वही कविता। सुबह बाहर निकला तो चौंक गया। वो झोपड़ी थी ही नहीं, बस कुछ अधजली लकड़ियां, राख और मिट्टी में पत्ते बिखरे हुए। पास में एक पत्थर की पट्टी मिली। ध्यान से देखा, लिखा था, महातांत्रिक सोमदत्त का साधना स्थल, जिसने सूर्य के प्रकाश से मुंह मोड़ा और छाव में निवास चुना। और नीचे लिखा था, जो भी इस छाव में आए वह छाव का हिस्सा बन जाए। मतलब चाचा, वो कोई तांत्रिक की आत्मा थी। लेकिन औरत क्यों दिख रही थी? क्योंकि कहते हैं सोमदत्त ने अधूरी साधना के लिए एक बालिका की बलि दी थी। लेकिन उसकी आत्मा वहां कैद हो गई और वही बन गई छाव वाली आत्मा, जिसकी परछाई उल्टी है, जो कविता पढ़ती है, जो किसी की देह में समाकर मुक्ति पाना चाहती है या उसका स्थान लेना। शायद मैंने उस रात झोपड़ी में छिपकर उसकी मुक्ति टाल दी। लेकिन अगली बारिश में वो फिर किसी को बुलाएगी, अपनी अधूरी साधना पूरी करवाने के लिए। इसलिए बेटा, कभी रात को बांस वाले रास्ते पर मत जाना। और अगर कोई छाव बुलाए तो जवाब मत देना।